हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की कोशिश करता है, इंस्टेंटली वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है जियान। फिर जियान अपने पावर से शोयान को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से रोकती है और फिर वहाँ पर जियान को देखकर वो अननोन पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम तक फैमिली ड्रामा चलता है जिसमें पता चलता है वो अननोन पर्सन है सेंट ड्रैगन बॉय ट्राइब का पिछला एम्परर। फिर जैसे ही सबको पता चलता है वो उनका पिछला एम्परर है, सब इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जियान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। उसके बाद जियान अपने पिता को एक्सेप्ट करने के लिए उनको बोलती है कि आप ये हंटी आंटी को मार दो। फिर जूकून जो कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का पिछला एम्परर होती है, वो हंटी आंटी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हंटी आंटी अपने ताउशे एंशिएंट गॉड जेड की मदद से एंशिएंट गॉड केव को ओपन कर देता है और फिर वो अपने पूरे टोले को लेकर उसके अंदर चला जाता है। ये देखकर जूकुन बोलते हैं हमें हांटी आंटी को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद शोयान का पूरा टोली उसे फॉलो करने लगता है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आज के पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिस्टीरियस जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक हल्का सा फॉग फैला होता है जिसके वजह से ये पूरा जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है, जिसके वजह से स्पेस के अंदर पूरे तरीके से शांति फैली हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ये शांति बनी रही हो। और इस माहौल के अंदर एक जमीन का टुकड़ा फ्लोट कर रहा होता है और ये जमीन बिना किसी सपोर्ट के टंगी हुई होती है और ये दूर से देखने पर किसी पवेलियन की तरह दिख रहा होता है। लेकिन इस जगह का अकेलापन जो कि न जाने कितने सालों से चला आता आ रहा है, वो आज फाइनली काफी ज्यादा क्राउड से टूट जाता है। अब हम अचानक से इस मिस्टीरियस स्पेस को फ्लक्चुएट होते हुए देख पाते हैं। अब यहाँ इंस्टेंट ही एक स्पेशल टनल बन जाती है और बहुत जल्दी इसके अंदर से कई सारे फिगर्स बाहर आने स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग सीधे के सीधे जाकर प्रकट होते हैं उस जमीन के टुकड़े के ऊपर। अब शोयान नीचे जमीन पर उतरा ही होता है, तब भी वो चारों तरफ देखने लगता है और अब शोयान चारों तरफ की सिनेरियो को देखकर कहता है क्या यही वो एंशिएंट गॉड मेंशन है। लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो अपने डिस्टेड सोल के साथ भी इस अंदर के 10,000 फीट के एरिया के अलावा और कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा है और साफ तौर पे ये जगह स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर भी काफी ज्यादा प्रेशर डालता है। और इधर जूनर, मेडुसा और बाकी के लोग भी काफी जल्दी शोयान के साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब चारों तरफ देख रहे हैं इनके चेहरे अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कॉशियस लगता है और यहाँ पर इतने सारे लोगों के अपियर होने की वजह से दोनों ही पार्टीज अलग अलग हो जाती है। अब दोनों ही पार्टीज सेपरेट होने के बाद एक दूसरे को अलर्टनेस भरी नजरों से देखने लगती है और ये दोनों ही पार्टीज स्नेक अटैक के लिए पूरे तरीके से तैयार होते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है नारुतो डिवायरिंग फ्लेम के ऊपर और अब वो गुयुआन के ग्रुप को खोलने के बाद अपने सामने के रियलम को देखता है और कहता है इनके द्वारा डिले मत हो, हमें आगे चलना होगा। और अभी के लिए उसकी आंखों में कुछ अजीब से फ्लक्चुएशन अपीयर हो रही होती है और इधर ये बोलते ही नारुतो डिवायरिंग फ्लेम फटाक से स्पीडली वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। ये देखकर हांटी आंटी और हान क्लान के बाकी के एक्सपर्ट नारुतो डिवायरिंग फ्लेम को चुपचाप से फॉलो करने लगते हैं। अब इस सिनेरियो को देखकर गुयुआन कहते हैं तो एक्चुअल में नारुतो डिवायरिंग फ्लेम को इस जगह के रास्ते के बारे में पता है। अब जुकुन सरप्राइजिंग आवाज में कहते हैं नारुतो डिवायरिंग फ्लेम, हाँ उसके लिए रास्ते को जानना ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है, तो चलो हम भी उसे फॉलो करते हैं। बस इतना कहते ही जुकुन हान क्लान के बंदों के पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब पीछे प्रेजेंट हुए गुयुआन और बाकी के लोग भी कुछ हेजिटेट करने के बाद हान क्लान के बंदों को फॉलो करने लग जाते हैं। अब 10-15 मिनट तक स्पीडली उड़ने के बाद नारुतो डिवायरिंग फ्लेम की बढ़ने की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये देखकर शोयान और गुयुआन भी सरप्राइज होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो पहुंच जाते हैं एंशिएंट स्टोन हॉल के सामने। अब ये स्टोन हॉल के सामने से एक डिसेंट ऑरा रिलीज हो रहा होता है और इस पत्थर से बने हॉल के सामने था एक बड़ा सा स्क्वायर और इस स्क्वायर के दोनों साइड में कई सारे 100,000 फुट खंबे खड़े होते हैं और ये जगह कई सारे मैजिस्ट्री प्रेशर को रख रही होती है। अब शोयान का टोली काफी केयरफुल तरीके से ये स्क्वायर के ऊपर अपने पैरों को रखता है। अब जब इनके पैर जमीन को टच करता है सभी के कानों में कुछ रगड़
बिगड़ने की आवाज जाती है। अभी दोनों ही पार्टीज खुद से थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही पार्टीज हॉल के दोनों साइड को कवर कर लेते हैं। फिर वो बड़े बड़े कदमों को लेके काफी अलर्टनेस से उस स्क्वायर की तरफ जाने लगते हैं और ये स्क्वायर बहुत ही ज्यादा स्पेसियस होता है और जब ये लोग उसके ऊपर चल रहे होते हैं इन सबको एक रेगिस्तान में चलने की फीलिंग आती है और अब उनकी नजरें इस स्क्वायर की बाउंड्री को ढूंढ नहीं पाती। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि अभी यहाँ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इन्हें दाव के कॉन्टिनेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जा सकता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज तो फील कर रहे थे आगे के चीजों को देखकर, लेकिन वो ज्यादा शोर नहीं मचाते। अभी हमें दिखाया जाता है अचानक से शोयान रुक जाता है और अब शोयान की आंखें इस खम्भों के ऊपर के हिस्से को देखने लगता है। इसी टाइम पर शोयान दिखता है उस खम्भे के ऊपर एक येलो कलर की फ्लेम जल रहा होता है और इस चीज को बस एक नजर पर देखने से ही शोयान समझ जाता है ये एक हेवनली फ्लेम है और अगर उसने सही गेस किया है तो ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के 23rd मिस्टीरियस येलो फ्लेम होगी। लेकिन काफी जल्दी शोयान सरप्राइज होकर कहता है पर ये हेवनली फ्लेम इतना ज्यादा वीक क्यों लग रहा है, और इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इस हेवनली फ्लेम का पूरा स्ट्रेंथ पूरे तरीके से खो चुका हो। अब ये सब जब शोयान सोच रहा होता है उसके कंधे में अपीयर होता है लिटिली। लेकिन इस टाइम पर जब लिटिली की आंखें शांति से ये स्क्वायर को देख रही होती है इनमें से एक लॉस्ट एक्सप्रेशन झलक रहा होता है। अब लिटिली कहता है ये जगह मुझे थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। अब जैसे ही लिटिली का आवाज शोयान के कानों में गूंजता है शोयान लिटिली को एक नजरों में घूरने लगता है और शोयान भी सोचने लगता है फैमिलियर, लेकिन ये जगह तो एंशिएंट गॉड मेंशन है तो आखिर इस जगह से कौन फैमिलियर हो सकता है भला। लेकिन इसी टाइम पर शोयान की आंखों में एक लाइट फ्लैश होता है। अब जैसे ही शोयान के दिमाग में एक सवाल आता है वो लिटिली से पूछता है क्या हुआ। अब लिटिली जो कि लॉस्ट फील कर रहा था वो अपने सारे थॉट को शोयान के दिमाग में ट्रांसफर करता है। अब लिटिली कहता है मुझे नहीं पता लेकिन ये जगह मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर वाइब दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर मैं पहले से ही आ चुका हूँ। अब लिटिली की बातों को सुनकर शोयान के हाव भाव बदल जाते हैं। अब शोयान दोबारा से मन ही मन सोचता है ये एंशिएंट गॉड मेंशन पहली बार ओपन हो रहा है, लेकिन ये लिटिली कह रहा है ये यहाँ पर पहले आ चुका है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे नजरों से देखी जाए तो लिटिली शोयान को बिल्कुल भी झूठ नहीं कहेगा और अगर ये ऐसी बात है तो फिर इसकी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि लिटिली का कहा गया बिल्कुल ही सही है। लेकिन बस शोयान ही समझ नहीं पाता ये लिटिली को ये जगह जानी पहचानी आखिर क्यों लग रही है। और अभी के लिए भले ही शोयान सरप्राइज हो चुका हो वो आगे बढ़कर बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ आ जाता है और अभी के लिए बाकी के एक्सपर्ट्स भी ये डीम हुआ हेवनली फ्लेम को पहचान लेते हैं। लेकिन बस बात ऐसी होती है कि ये हेवनली फ्लेम कुछ ज्यादा ही अजीब है। अब जब सारे बंदे 1000 फीट और आगे बढ़ते हैं उनके सामने और एक बड़ा सा खंबा आता है, फिर वो स्टोन पिलर के ऊपर और एक हेवनली फ्लेम का क्लस्टर होता है। अब जब शोयान खंबे के ऊपर राइज हो रहा वो रेड फ्लेम को देखता है जो कि 10,000 बीस्ट के फॉर्म को ले रहा होता है। शोयान ठंडी सांस भरते हुए कहता है 10,000 बीस्ट स्प्रिट फ्लेम और ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 22th रैंकिंग में है। अब ये देखकर शोयान काफी स्पीडली आगे बढ़ने लगता है और उसको पीछे से गोयुआन का पूरा टोली फॉलो करने लगता है। फिर काफी जल्दी जैसे ही शोयान 1000 फीट आगे पहुंचता है उसको और एक स्टोन पिलर के ऊपर हेवनली फ्लेम रैंकिंग के 21st हेवनली फ्लेम को देख पाता है। लेकिन इस बारी ये हेवनली फ्लेम वो पूरे तरीके से अलग लगता है क्योंकि इस बारी इस हेवनली फ्लेम के पास उसका कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं होता और अभी के लिए ये सिनेरियो को देखकर गोयुआन का ग्रुप भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान बड़बड़ाते हुए कहता है लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये हेवनली फ्लेम की रैंकिंग बढ़ती जाएगी। और अभी के लिए जैसे ही शोयान नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम की शक्ल को देखता है वो पाता है कि अभी के लिए नायर्टे डिवाउरिंग फेस में भी लिटिल की तरह लॉस्ट एक्सप्रेशन शो हो रहा है। फिर शोयान अब स्पीडली आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही शोयान आगे बढ़ने लगता है उसको एक के बाद एक ऐसे खंबे दिखते हैं जिनके ऊपर हेवनली फ्लेम प्रेजेंट है और ये हेवनली फ्लेम के खंबे के ऊपर शोयान को वो जानी पहचानी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, सी
सी हार्ट फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम भी दिखाई देता है। अब इतने सारे हेवनली फ्लेम को देखने के बाद गुइवान सरप्राइजिंग आवाज में कहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली ताओशी एंशिएंट गॉडजेट को फ्लेम को कलेक्ट करने का इतना ज्यादा शौक था, तो क्या यहाँ पर हेवनली फ्लेम रैंकिंग के टॉप 3 हेवनली फ्लेम भी मौजूद होंगी। अब धीरे धीरे करके दोनों ही पार्टीज के बंदे ये स्क्वायर के एंडिंग में पहुंचने लगते हैं। अब जैसे ही वो नंबर 4 गोल्ड इंसुलेटिंग हेवनली फ्लेम को पार कर देते हैं, उनके सामने उनको और 2 खंबे दिखाई देते हैं। अब जिस पल ये जॉइंट पिलर अपेयर होता है, सभी की आंखें ये खंबे के सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि इस बारी यहाँ पर कोई भी फ्लेम मौजूद नहीं होता और दोनों ही खंबों के ऊपर का वो पार्ट पूरे तरीके से खाली होता है और वो जिस प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम और नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम की सिर को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब जैसे ही ये दोनों खंबे के बाद ये स्क्वायर का एंडिंग आ जाती है, गुइवान एक रिग्रेटफुल आवाज में कहते हैं, लगता है वो ताओशी एंशिएंट गॉडजेट भी लेजेंडरी फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम को हासिल नहीं कर पाए थे। अब शोयान गुइवान के बातों के बीच में इंटरप्ट नहीं करता। अब वो बस लिटिल के सर को थपथपाने लगता है। फिर शोयान को अचानक से याद आता है किस तरीके से लिटिल को ये जगह एकदम से फैमिलियर लग रही होती है और नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम भी यहाँ पर ऐसा वर्ताव कर रहा होता है जिससे ये जगह को ये पहले से ही जानता हो। अब शोयान जैसे ही नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम की एक्सप्रेशन को देखता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। तो अब शोयान मन ही मन कहता है, बात ऐसी नहीं है कि ताओशी एंशिएंट गॉड ने नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कलेक्ट ना किया हो, बल्कि ये दोनों ही फ्लेम यहाँ से बच के भागने में सफल रहे थे। और अब शोयान को पता चलता है, अगर फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम को छोड़ दिया जाए, बाकी के सारी रैंक के हेवनली फ्लेम को ये ताओशी एंशिएंट गॉड ने कैप्चर करके रखा था। अब शोयान कहता है कि हो सकता है ये सारे हेवनली फ्लेम ओरिजिनल हेवनली फ्लेम एसेंस हो, लेकिन ना जाने क्यों इनके अंदर की वो एनर्जी खत्म हो चुका है और अब बस ये ओरिजिनल फॉर्म को लेके यहाँ पर प्रेजेंट है। और अब शोयान मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये सारे हेवनली फ्लेम को डिवॉर कर पाता तो मेरी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाता, क्योंकि लगभग 20 तरीके की हेवनली फ्लेम को फॉलो करना शायद ही इस चीज को आज से किसी ने भी पहले नहीं किया है। अब लिटरली शोयान के कंधों में अपेयर होता है और उसका वो छोटा सा चेहरा काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होता है। अब लिटरली के आंखों में लॉस्ट एक्सप्रेशन के साथ साथ एक कॉम्प्लिकेटेड दर्द भी मौजूद होता है। तो अब लिटरली के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर शोयान श्योर हो जाता है कि पहले ये दोनों ही स्टोन पिलर के ऊपर लिटरली और नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम बंदी थे, लेकिन एंड में जाकर पता नहीं कैसे ये दो हेवनली फ्लेम यहाँ से एस्केप कर पाए और उस टाइम पर शायद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से इन दोनों का मेमोरी खो गया है। अब सीन चेंज होकर आता है हांटी आंटी के ऊपर और उसकी आंखें उन खंभों के चारों तरफ देखने लगता है। फिर वो नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम से कहता है, आखिर एम्ब्रोनिक डिटायर की मेडिसिनल पिल कहाँ पर है। ये सुनकर नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम अपनी सर को घुमाकर वो स्क्वायर की एंड की तरफ देखने लगता है। फिर वो पाता है कि स्टोन हॉल की वो जगह एक गहरी धुएं से ढकी होती है, जिसके वजह से इसके अंदर का सीन साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद अगले ही पल नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम अपने मुंह को खोलता है। फिर एक सक्शन फोर्स ओमिट होता है, जिसके वजह से उस जगह के फॉग को नायर्टी डिवॉरिंग फ्लेम अपने मुंह के जरिए ऑब्जर्व कर लेता है। अब जैसे ही इस जगह का धुआं बिखरता है, एक भयानक सी शैडो सबको ढक लेता है। फिर सब शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ अपने सर को उठाते हैं और इनके सामने इस टाइम पर 100,000 फीट बड़ा स्टोन स्टैचू मौजूद होता है और ये पत्थर की मूर्ति एक बुढ़े के रूप में होता है। लेकिन इस रूप से शोयान बिल्कुल भी अनजान नहीं होता, क्योंकि ये थे एंशिएंट गॉड मेंशन के ओनर लेजेंडरी ताओशी एंशिएंट गॉड। और ये जो स्टोन स्टैचू आसमान में खड़ा होता है, उसके वो एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा जो कि ये पूरे दुनिया को डोमिनेट कर सकता है, हम इसे चारों तरफ फैलते हुए देख पाते हैं। अब इस पहाड़ जैसे ओरे के प्रेशर में आके शोयान की टोली नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है और अभी के लिए यहाँ पर आने वाले जो कमजोर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके घुटने सीधे जाकर फ्लोर पर टकरा जाते हैं। अब बैंग साउंड
साउंड के साथ नीचे के मजबूत पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं और अभी के लिए ये स्टोन स्टैचू के चारों तरफ एक लाइट का क्लस्टर डांस कर रहा होता है और ये सीन दूर से देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा होता है। और इधर ये लाइट के क्लस्टर्स को देखकर श्रेयान की आंखें न्यारो हो जाती है और उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रेयान डिस्कवर करता है कि ये लाइट क्लस्टर के अंदर एक्चुअल में कई एंशिएंट स्क्रोल्स मौजूद हैं और क्योंकि श्रेयान का सोल डी स्टेट में पहुंच चुका होता है, श्रेयान इस स्क्रोल के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी को सेंस कर पा रहा होता है। अब श्रेयान कहता है ये एक्चुअली में ची मेथड और ताओ स्किल्स है और ऐसी स्पिरिचुअलिटी मेरे द्वारा हासिल करी गई टियान क्लास की ची मेथड और दाओ स्किल से बिल्कुल भी वीक नहीं है और यहाँ पे प्रेजेंट हुई ये टियान क्लास की टेक्निक और ची मेथड 100 से भी ऊपर होंगी और इस हॉल में मौजूद भले ही सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन अभी के लिए उन सब की सांसें भारी हो गई होती है। और अगर हान क्लान और गु क्लान जैसे क्लैन की बात करी जाए तो फिर वहाँ पर भी टियान क्लास की ची मेथड और ताओ स्किल को रेयर माना जाता है, लेकिन इस जगह पर ये ची मेथड हर जगह बिखरा हुआ है और हालांकि ये टियान क्लास की ची मेथड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये गुईवान और हांटी आंटी और चुकुन जैसे एक्सपर्ट्स का कुछ खास ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से बस एक पल तक इस लाइट क्लस्टर्स को देखने के बाद इन सब की नजरें चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन अभी इनके लिए डी टायर की एम्ब्रॉनिक पिल को ढूंढ पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। और जब इन सब के दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे होते हैं, अचानक से एक एल्डरली आवाज सबके कानों में पहुंचता है। अब वो आवाज कहता है यहाँ पे इतनी क्राउड बहुत सालों से नहीं दिखी। अब अचानक से आई हुई ये आवाज को सुनकर सारे लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंट ही इन सब की बॉडी रोटेट होकर उस पत्थर की मूर्ति के ऊपर टिक जाती है। अब वो देखते हैं उस पत्थर के मूर्ति के पास एक बुढ़ा खड़ा हुआ था और अभी के लिए उस बुढ़ा का हाथ पीछे प्रेजेंट होता है और अभी के लिए उसकी वो इंडिफरेंट आंखें सबको देख रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सबको चींटियों की तरह समझता हो। अब श्रेयान की ग्रुप की आंखें ये सिंपल कपड़े वाले बूढ़े को देखता है, जिनके मुंह से अब निकलता है कि ताओशी एंशिएंट गॉड। अब जैसे ही श्रेयान का ग्रुप ये सिंपल कपड़े वाले बंदे को देखता है, वो सब कहते हैं ताओशी एंशिएंट गॉड और ये बुढ़े की अपीयरेंस डिट्टो सेम टू सेम वैसा होता है जैसा ये पत्थर का मूर्ति है और तो और उसके वो यूनिक चमकीले लंबे लंबे बाल उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। और जब इस बुढ़े का ऑरा ये दुनिया को सरपास करता है, उसे सेंस करने के बाद सबके दिमाग में सिर्फ एक विचार आता है। अब सब कहते हैं क्या ये एंशिएंट गॉड अभी भी जिंदा है? अब ये देखकर आंटी आंटी का फेस एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो नाइट डिवायरिंग फ्लेम को देखते हुए कहता है ये क्या है, क्योंकि आंटी आंटी उस ओल्ड मैन के अंदर से एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को सेंस कर रहा होता है और इस तरीके का ऑरा डेफिनेटली एक फाइटिंग गॉड से ही बिलोंग करता है। अब ये सुनकर नाइट डिवायरिंग फ्लेम अपनी सर को उठाता है और वो इस बुढ़े को काफी ध्यान से देखने लगता है। अब एक पल के बाद वो अचानक से अपने मुंह को खोलते हुए कहता है ये ताओशी एंशिएंट गॉड नहीं है, बल्कि ये है डी टायर की एम्ब्रॉनिक पिल। ये सुनकर आंटी आंटी गुईवान जुकुन और बाकी के लोग पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो स्टैचू के ऊपर प्रेजेंट हुआ बंदा भी स्टार्टल होकर फ्यूरियस आवाज में चिल्लाकर कहता है नाइट डिवायरिंग फ्लेम तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर नाइट डिवायरिंग फ्लेम की बाहें से कुड़ जाती है। अब वो एक गुस्से से भरी आवाज में कहता है तुम्हारा क्या मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ? अब वो ओल्ड मैन जो की डी टायर की एम्ब्रॉनिक पिल होता है, वो एक फ्यूरियस आवाज में कहता है बास्टर्ड, अगर मैंने तुम्हारी और प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के रेजिस्टेंस को कम नहीं किया होता तो फिर तुम दोनों यहाँ से कैसे भाग पाते भला? और तब तो तुमने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों मेरे यहाँ से जाने में हेल्प करोगे। अब इस बुढ़े की ऐसी आवाज को सुन के सबका बॉडी पूरे तरीके से काम जाता है। अब इन सब की सरप्राइज से भरी आंखें देखने लगती है नाइट डिवायरिंग फ्लेम और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को। अब वो दोनों ही हेवनली फ्लेम ये मेमोरी को सोचने लगते हैं, लेकिन काफी टाइम तक सोचने के बाद भी ये सारी मेमोरीज उनके दिमाग में नहीं होता, जिसकी वजह से नाइट डिवायरिंग फ्लेम अब अपना दिमाग लगाते हुए कहता है
मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कही हुए शब्द मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन इस बारी मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। अब ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ वो डी-टायर की पिल। कुछ टाइम तक नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम को घूरने के बाद शोयान के कंधे के ऊपर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देखने लगता है, और अब वो आगे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पूछता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, क्या तुम्हें हमारा वो एग्रीमेंट याद है? ये सुनकर लिटिली सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है हाँ। फिर वो फटाक से शोयान के कंधे को पकड़ के अपने सिर को हिलाने लगता है, और अब वो लिटिली कहता है, इससे पहले मैं कभी तुमसे मिला ही नहीं हूँ। अब लिटिली की बात को सुनकर वो डी-टायर की मेडिसिनल पिल का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हो जाता है। लग तो ऐसा रहा था जिससे उसे कुछ याद आ गया हो। तो अब उसकी आंखें ऊपर के स्टोन स्टैचू की तरफ देखने लगता है। अब वो अपने दांतों को मिसते हुए बड़बड़ा कर कहता है, तो ये तुम्हारी करामत है नहीं? इसी टाइम पर नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम डी-टायर मेडिसिनल पिल को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम बस मुझे फॉलो करो। ये सुनकर डी-टायर की मेडिसिनल पिल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम मेरे एक्चुअल फॉर्म को टारगेट कर रहे हो नहीं? अब ये सुनकर नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम भी स्माइल करता है। अब वो फटाक से हान क्लैन के बंदों को ये डी-टायर की मेडिसिनल पिल के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। अब ये इशारे को देखकर हांटी आंडी फटाक से डी-टायर की मेडिसिनल पिल की तरफ सूट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टरस दाव की चारों तरफ फैलता है। तो गाइस आगे आखिर क्या होने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि यही इसी के साथ ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आज की नोवेल पार्ट आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।